नित नई नई समस्याएं मुंह सामने खड़ी हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि छात्र हमारे विज्ञान और गणित के, क्योंकि कला जीवन को आनंदित करने के लिए है, विज्ञान जीवन को सुविधामय बनाने के लिए है, और कला और विज्ञान का सुंदर और संतुलित स्वर्णिम समन्वय हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाता है जो एक आदर्श राष्ट्र और समाज की परिकल्पना को सिद्ध करता है। मैं अगले वक्ता और संदर्भदाता के रूप में मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं विज्ञान और वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम की संरचना को वह प्रस्तुत करेंगी हमारे महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर अंकिता चंदोला मैडम। मेरा निवेदन है कृपया हमारे उपस्थित छात्र छात्राओं को एवं ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त विद्वतजनों को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद पांडे सर। इस वर्कशॉप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी सम्माननीय विद्वतगण का मैं डॉक्टर अंकिता चंदोला, वनस्पति विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हल्द्वानी शहर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार अभी डॉक्टर अर्चना जोशी मैम ने आर्ट्स फैकल्टी के या कला संकाय के मुख्य विषयों पर चर्चा करी, उसी प्रकार मैं विज्ञान संकाय के और वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय पे चर्चा करूंगी। ये जो पाठ्यक्रम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग है। ये ऑलरेडी दिया गया है। तो यदि हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम की बात करें उसके ऑर्डिनेंस के हिसाब से, तो जो साइंस फैकल्टी को कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 2 भाग में बांट दिया है, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे। उसके हिसाब से एक ग्रुप है मैथ्स ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप है बायो ग्रुप। यदि जो प्रवेशार्थी, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है, अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड का है, यानी कि अगर उसने 12th क्लास में मैथ्स अपना विषय लिया है, तो वो अगर डिग्री अपनी इसमें करना चाह रहा है मैथ्स से, तो उसको मैथ्स ग्रुप ऑप्ट करेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए मतलब हमारा मेजर 1, ग्रुप बी मतलब मेजर 2 और ग्रुप सी मतलब मेजर 3। अब ये मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 ये कुछ नया नहीं है। ये नई शिक्षा नीति के हिसाब से सब्जेक्ट को, विषय को बोल दिया गया है मेजर। जैसे कि पहले से जो बच्चा साइंस पढ़ता था तो वो अपने 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी उन विषयों को मेजर 1 यानी कि सब्जेक्ट 1, मेजर 2 यानी कि सब्जेक्ट 2, मेजर 3 यानी कि सब्जेक्ट 3 नाम दे दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो बच्चा मैथ्स ग्रुप ऑप्ट करेगा उसको मेजर 1 में मैथमेटिक्स एज अ मेजर 1 सब्जेक्ट 1 ऑप्ट करना है। मेजर 2 यानी कि जो उसका सेकंड सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही होगा। अब उसके पास चॉइस आती है मेजर 3 में। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी कि मेजर 1 और मेजर 2, वो उसके लिए कंपलसरी हैं, उसके खुद के ही संकाय के। और अगर वो अपने ही संकाय के मेजर 3 में सब्जेक्ट चुनता है तो उसकी चॉइस है केमिस्ट्री ले सकता है या वो कंप्यूटर साइंस ले सकता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जियोलॉजी, या स्टैटिस्टिक्स, डिपेंडिंग ऑन कि उसके इंस्टीट्यूट में कौन सा, उसके कॉलेज में कौन सा कोर्स रनिंग है। उसी हिसाब से जो बच्चा बायो ग्रुप में आता है तो उसको जो मेजर 1 लेना है, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 वो बॉटनी लेगा, दूसरा सब्जेक्ट जो लेगा जिसको हम बोल रहे हैं मेजर 2 वो जूलॉजी लेगा, और जो तीसरा सब्जेक्ट है यानी कि मेजर 3 जिसमें वो चॉइस मिल रही है वो है केमिस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन जो भी उसके कॉलेज में सब्जेक्ट रनिंग है। अब जैसे कि अभी हमारे गणित संकाय के डॉक्टर पडियार सर पहले ही बोल चुके हैं कि मेजर 1 और मेजर 2 आर कंपलसरी, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगे। बट मेजर 3 आप अपने ही संकाय से भी ले सकते हैं और दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। ये तो था कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से। अब अगर हम बात करें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उसका जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि साइंस फैकल्टी को उसने 2 विभाग में, 2 ग्रुप में नहीं बांटा है। उसका ग्रुप ए कहने का मतलब है, हम जिसको बोल सकते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में मैथ्स ग्रुप।
जो कि वो बोलता है कि ग्रुप ए में फिजिक्स और मैथ्स ही लेना है। ग्रुप बी अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो वो बायो ग्रुप है, जिसमें उसको बॉटनी लेना है, जूलॉजी लेना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये जो ग्रुप सी आता है ये आपका मेजर थर्ड सब्जेक्ट है, जो कि दोनों के लिए सेम है, फिजिक्स मैथ्स वालों के लिए भी यानी मैथ्स ग्रुप वालों के लिए भी, और बायो ग्रुप यानी कि बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए भी। चॉइस जो है मेजर 3 जो है वो सेम ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज। सेम जैसा अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का था ऐसे ही श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में भी है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत है कि जो आपके मेजर 1 और मेजर 2 सब्जेक्ट हैं वो आपके अपने ही संकाय के हैं और वो कंपलसरी हैं, जो कि 6 सेमेस्टर चलेंगे, पूरा 2 साल चलेगा, और थर्ड जो मेजर है वो आपका 4 सेमेस्टर तक ही चलना है। अब जिस प्रकार अभी हमने ये बीएससी का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसी क्रम में अब मैं आपको वाणिज्य संकाय पे ले चलती हूँ। ये जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हैं, ये जो वाणिज्य का कोर्स स्ट्रक्चर है, जो भी स्टूडेंट बीकॉम करने आ रहा है, जो वाणिज्य संकाय में डिग्री लेना चाह रहा है, यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का एक ही ऑर्डिनेंस है, वो एक ही फॉलो कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चलेगा वैसे ही श्रीदेव सुमन ने फॉलो करा है। तो जिसमें 3 ग्रुप है, ग्रुप से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्रुप ही मेजर है और मेजर ही सब्जेक्ट है। मेजर 1 यानी कि सब्जेक्ट 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ मेजर 2 जिसको यहाँ पे ग्रुप बी मेंशन किया गया है, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट जो लेना है बच्चे को, वो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इसके बाद ये दोनों हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट। अब जो तीसरे में चॉइस दी गई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने, वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या बिजनेस कम्युनिकेशन। अगेन सेम कंडीशंस आगे कैरी फॉरवर्ड होती है कि मेजर 1 और मेजर 2 कंपलसरी है और मेजर 3 इज ऑप्शनल। ये था साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी का कोर्स स्ट्रक्चर, जो कि मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस चर्चा से आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा, और जिसकी जो भी क्वेरीज हैं आप वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और बहुत जल्द ही इस सेशन के एंड में उनका उत्तर दिया जाएगा। अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं पांडे सर को जाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंकिता चंदोला मैडम। आपने विज्ञान में गणित संवर्ग और जीव विज्ञान संवर्ग तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के चयन के संदर्भ में हमारे प्रवेशार्थियों की शंकाओं का आधारभूत समाधान करने का प्रयास किया, जो कि विश्वविद्यालय के प्रदत्त दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में आपने उन बिंदुओं को स्पष्ट किया। क्योंकि हम बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है, और हम ऐसे मानव संसाधनों को गढ़ सकें जो सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें विज्ञान को समावेशित करके हम ऐसे स्वप्निल भारत का निर्माण करने का उद्देश्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देखते हैं, जो 135 करोड़ भारतीयों को आने वाले समय पर सबको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना के साथ कदम से कदम मिला के आगे ले जाने को प्रयत्नशील है। मैं एक छोटी सी सूचना इस संदर्भ में अवगत कराऊंगा आपको कि जो ये प्रस्तुत कार्यशाला का कार्यक्रम है, इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे एनईपी ग्रुप, प्राचार्य ग्रुप के लिए यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। और एक निवेदन और कि आज अपराह्न 3:30 बजे तक आप लोगों से निवेदन है कि फीडबैक फॉर्म पर अपनी टिप्पणियां अवश्य हम तक प्रेषित करने का कष्ट करें। क्योंकि जो भारतीय ज्ञान परंपरा का हम उल्लेख कर रहे हैं, जहां ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज के लिए भारतीय परंपरा और दर्शन को में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम उस विचारधारा के वाहक हैं कि जहां वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया जाता है। और इस दृष्टिकोण से आने वाले विश्व में बदलते हुए भारत की संरचना में जो युवाओं का ये देश है, वह कैसे सुसज्जित होकर के, सुगठित होकर के हमारे सामने आए,
इस बीच में हमारे पास आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं। हम कार्यक्रम के हमारे परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय इस कार्यशाला में बड़े देर से हम सबको सुन रहे हैं, जिस तरह से हमारे समस्त प्रतिभागीगण ऑनलाइन सुन रहे हैं। प्राचार्य महोदय प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो कुछ सुझाव हैं, क्योंकि शासन के द्वारा पत्रावली हम समस्त महाविद्यालय के कार्मिकों को उपलब्ध कराई गई कि इसकी पहुंच, इसकी गुणवत्ता और आपकी भावी जो तैयारियां हैं उस संदर्भ में आपको समीक्षा, व्याख्या और कृत कार्रवाई इन 3 बिंदुओं से अवगत कराना था। तो स्वाभाविक है कि प्राचार्य महोदय के द्वारा कुछ सुझाव भी इस संदर्भ में होंगे, समाहार होगा और आप लोगों के जो प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं उन शंकाओं का समाधान का प्रयास होगा। मैं विनम्रता पूर्वक सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय प्रोफेसर संजय कुमार जी को। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पूरे कॉलेज को सुना, इतना बड़ा ऑडियंस दिया और इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमारी जो फैकल्टी है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लगभग हम लोगों ने 15 से 20 मीटिंग्स करी आपस में और उससे जो निचोड़ हमारे सामने आया उसका एक प्रस्तुतिकरण था। दूसरा, एक प्रावधानों की चर्चा लगभग हो चुकी है। कुछ प्रावधानों की चर्चा या उससे जो जुड़ी हुई शंकाएं हैं उसको हम लोग प्रश्नकाल में ले लेंगे। प्रावधानों के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ों से आपको अवगत कराऊं कि अभी तक दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा बहुत स्पष्टता, हाँ, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से कई विषयों में माइनर इलेक्टिव विषय का अभी BOS के द्वारा, बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा उसका निर्माण नहीं हो पाया है। और यदि वो निर्माण हुआ है तो माइनर इलेक्टिव अपने पूरे स्पिरिट में नहीं है, लेकिन ये उदय काल है, इसमें हमें कई करवटें लेनी पड़ेंगी और हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये कोर्स हमारा किसी फास्ट लर्नर के लिए 3 साल या 4 साल में हमारा मैच्योर होगा तो उस समय तक या उसके पहले ही तक हमारे माइनर इलेक्टिव्स जो हैं वो लर्नर सेंट्रिक एंड पे बनने चाहिए और उसी एंड पे उसको रहना चाहिए। 3 मेजर पढ़ना है और 3rd मेजर और 4th माइनर, इन दोनों में एक डाइकोटमी है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें जो विषयों का सिलेक्शन है कि हम यदि मेजर किसी को कह रहे हैं तो माइनर सब्जेक्ट कहने का औचित्य क्या है। तो माइनर सब्जेक्ट का जो स्पिरिट होना चाहिए जो NEP 2020 के तहत है, उसका मैंडेट है कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंश्योर करे, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। क्योंकि सपोज करिए हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में यदि एक प्रोग्राम है डिजास्टर मैनेजमेंट का या मशरूम कल्टीवेशन का या फिर ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो कि ये केवल बॉटनी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसमें केवल बॉटनी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यदि ऐसा हो कि कहीं एक ही विषय में माइनर कोर्स बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव हो बच्चों के लिए तो उसी कोर्स को वो लेना प्रेफर करेंगे और वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण जो टीचिंग फैकल्टी पे या डिपार्टमेंट्स पे एक अनड्यू लोड आएगा, तो हमें एक्चुअली उस लोड को ऑफसेट करना है ताकि जो भी बच्चा, जिस माइनर इलेक्टिव तो कंपलसरी है जो 4 क्रेडिट पॉइंट का है, और वो स्प्लिट हो हर एक विषय के साथ जो विषय हमारे विभागों में या महाविद्यालय में संचालित है। कुछ कोर्स हैं, इन कोर्स की ओर भी है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये निर्धारित हो चुका है, लेकिन कुछ कोर्स है यदि हम उसकी ओर ज़्यादा मुखातिब हों तो माइनर इलेक्टिव के जो प्रोग्राम हैं उसको बहुत मीनिंगफुल और बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जा सकता है और ये लर्नर फ्रेंडली भी होंगे, साथ साथ ये मार्केट रेडी कोर्सेज भी होंगे। जैसे सोशल वर्क के कई कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के कई कोर्स
बनाए जा सकते हैं। इनकम टैक्स एंड जीएसटी फाइलिंग, ये हमारा चूंकि मार्केट डिमांड है, बच्चा हमारे यहाँ कॉमर्स पढ़ता है लेकिन काम करता है बाहर, तो ऐसे टाइप के कोर्स जिनको हम मल्टी डिसिप्लिनरी होने के साथ साथ उसको मार्केट के साथ यदि जोड़ें तो इससे बच्चों की अर्निंग भी होगी और उसके साथ साथ वो अपना पठन पाठन भी कर पाएंगे। और यही बेसिक स्पिरिट है। इसलिए हमने जो सरकार ने जो नई शिक्षा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो यूजी का प्रोग्राम है उसको 9 इयर्स का एक्सपेंशन दिया है कि 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको वो 3 साल के अंदर पूरा कर सकता है। फिर वो डिप्लोमा वो भी 3 साल के अंदर कर सकता है, डिग्री भी 3 साल के अंदर कर सकता है। ये प्रावधान इसलिए दिए गए हैं ताकि वो लर्नर फ्रेंडली हों और मार्केट रेडी कोर्स हों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग है इस एनईपी की। दूसरा हमारा ये है कि कुछ विषयों में विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय के द्वारा जो माइनर इलेक्टिव कोर्स का निर्धारण किया गया है या नहीं किया गया है, तो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन पीरियड है जो हमें क्रेडिट टेबल से दिखता है। इस क्रेडिट टेबल में जो हमारा माइनर इलेक्टिव है ये पहले साल के और दूसरे साल 2 ही साल चल रहा है, और इसमें वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कहीं भी इसको पढ़ सकता है और उसके अनुसार वो क्रेडिट स्कोर अपना बना सकता है। लेकिन यदि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही उसको ये ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ हमें तो उसका एक एकेडमिक प्रोफाइलिंग तैयार हो जाएगा कि हाँ उसके 3 मेजर बन गए और उसके माइनर में वो जो हमारा को करिकुलर कोर्स है वो तो हमारा निर्धारित किया जा चुका है, जो वोकेशनल कोर्स है उसको हम लेंगे, और हमारा एक जो थर्ड माइनर है, ये फोर्थ माइनर है, उसका सिलेक्शन वहीं पे यदि हो जाता है तो एक पूरा ट्रैजेक्टरी बच्चों के सामने पूरा पैकेज है जिसको हम अपने इंडक्शन मॉड्यूल में बच्चों को जब हम इंडक्ट करेंगे तो उनको इससे अवगत करा सकते हैं कि भाई ये कोर्स है जिसको तुम्हें पढ़ना है। दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रही है कि हम लोग जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे के अनुसार डिजिटल इंडिया हमारा का निर्माण होना है, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड जो डिजिटल कोर्सेज हैं उसमें एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय को, ये मेरा सुझाव है, शायद आप भी इससे मुखातिब होंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें कोई इंटरनल राइडर नहीं है कि बच्चे को मैथ्स का होना चाहिए, मैथ्स में इतने परसेंटेज का होना चाहिए। इसको इस राइडर से मुक्त कीजिए ताकि कंप्यूटर जो लर्निंग है उसको हम फैसिलिटेट कर पाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक पहुंचा पाएं। अब एक जो अभी माननीय एडिशनल सेक्रेटरी महोदय के द्वारा हमें दिया गया था कि 3 बिंदुओं पे एक आख्या देनी है, उससे हमने जो केवल फ्यूचर रेडीनेस है उसको हमने लिया है, लेकिन उसके पहले हम कुछ डिस्क्लेमर आपको बताएं। ये जो हमारे महाविद्यालय का प्रयास है जिसकी प्रथम वर्षगांठ अभी होनी बाकी है, ये जो नवाचार के अंतर्गत हमने ये वर्कशॉप किया, ये आप अंदाज कर सकते हैं कि जिस महाविद्यालय को 1 साल भी पूरे नहीं हुए उसके पास संसाधनों की कितनी कमी होगी। लेकिन हमारे पास एक संसाधन है और वो हमारा बहुत एलिट वर्कफोर्स है। जो हमारे एकेडमिक फैकल्टीज हैं वो इतने अप टू डेट हैं, दे आर ऑल यंगस्टर्स, और वो इतने अप टू डेट हैं कि उनके इस प्रयास से ये एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन हुआ, ये पूरे महाविद्यालय का प्रिपरेशन है। और इसलिए हम यहाँ चाहते हैं, ये हमारा पहला मौका है कि हम अपने महाविद्यालय को प्रोजेक्ट करें, और हम बहुत सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। ये आपसे ये हमें दूसरा जो मैं इसमें एक इंटरजेक्शन देना चाहूँगा वो ये है कि कम संसाधनों वाले महाविद्यालय में, क्योंकि संसाधन तो कभी पूरे नहीं होते हैं जो स्टूडेंट के डिमांड एक्सपेक्टेशन या फिर हमारे डिमांड्स के हिसाब से, लेकिन संसाधनों की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, हमारे पास कितने संसाधन हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल संसाधन आपके पास कितने हैं। जितने भी संसाधन हैं उसका आप क्या डिसरप्टिव यूज कर रहे हैं, उसका कितना आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आज पूरा जनरेशन एंड्रॉयड से जुड़ा हुआ है और एंड्रॉयड पे फोन्स पे उसको सारा स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है। तो क्यों ना हमारे पास जरूरी ये है कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसको
यदि हमारी आवाज शासन तक जा रही है आप लोगों के माध्यम से, तो ये तो मैं कहता हूँ जो हेल्प डेस्क है ना कि वो प्रॉपर उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। हेलो, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डिजिटल संसाधन हैं उनकी पूर्ति करते हुए जो डिजिटल संसाधनों के लिए जो हम एक दूसरे को दक्ष बना रहे हैं, उस दक्षता को, डिजिटल संसाधन की दक्षता को हम इंश्योर करें कि हमारा हर एक फैकल्टी डिजिटली साउंड हो, क्योंकि ये आने वाला एकेडमिक फ्यूचर है। ये एक डिमांड है, ये एक कंपल्सन है कि आपको आप किस तरह से स्टूडेंट से मुखातिब हो रहे हैं, कितना आप स्टूडेंट को अप्रोच कर पा रहे हैं, क्या पेनिट्रेशन है, क्या वाइडनिंग है, आप उसके लिए हमेशा डिजिटल आपका नोहाउ बहुत अच्छा जरूर होना चाहिए, चाहे विषय कोई भी हो। फ्यूचर रेडीनेस की जहां तक सवाल है तो यहाँ पे एक अलायंस है कि हम 40% जो हमारा सिलेबस है वो 40% सिलेबस हम लोग ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट्स के डिमांड पर उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सजेस्टेड पोर्टल है वो स्वयं का पोर्टल है, स्वयं NPTEL का पोर्टल है और मूक्स है हमारे पास, तो उसके माध्यम से हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट बतानी है कि देखिए, एक तो ये है कि हम अब की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम ब्लेंडेड मोड में हैं, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन है, क्योंकि हमारे पास खुद हमारे महाविद्यालय में 17 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हमारे पास कमरे 4-5 ही हैं। हमने अपनी फैकल्टी को उनके द्वारा हर विभागों में ई मॉड्यूल डेवलप कराया और उस ई मॉड्यूल के द्वारा हमने बच्चों को जो हमारे फार फ्लंग एरियाज में हैं उनको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, और हमारा जो अटेंडेंस है जो ई मॉड्यूल ऑनलाइन क्लासेस पर, वो हमारा बहुत ही अप्रिशिएबल अटेंडेंस है। तो जो माध्यम है कि ब्लेंडेड टीचिंग होगी, तो जब तक आपके पास एक ई मॉड्यूल नहीं होगा तो आप उसको कभी भी एक फ्लिप्ड क्लासरूम में नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर एक चर्चा आती है फ्लिप्ड क्लासरूम की, जिसको हमने यहाँ बताया है वाले में है, इसमें है ना, हाँ। यहाँ पे एक चीज फ्लिप्ड क्लासरूम में ये होता है कि लेक्चर पहले जो कंसर्न फैकल्टी है वो फैकल्टी अपने लेक्चर को पहले बच्चों को दे देता है, और बच्चों को देने के बाद बच्चा अपने जितना भी उसको पढ़ पाता है, समझ पाता है, उसके बाद जब ऑनलाइन या फिर इन फेस टू फेस जब उसका इंटरेक्शन होता है, या तो ऑफलाइन माध्यम से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बच्चे अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स के साथ वहां टीचर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जिसका निराकरण वहां किया जाता है। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग पाथवे है और ये हम लोग करते आए हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है, हम लोग इसको करते आए हैं। कुछ जो फ्यूचर रेडीनेस का था, इसमें अपेक्षाएं हैं आप सबों की तरफ से, हमने इसको संकलित किया है, वो ये कि जो यूजी के प्रोग्राम के डिफरेंट लेवल हैं, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री लेवल है, इन सारे लेवल पे एम्प्लॉयबिलिटी प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी है। यदि एम्प्लॉयबिलिटी प्रोफाइलिंग नहीं होगा तो बच्चा किस ओर जा रहा है, सर्टिफिकेट लेने के बाद कहाँ जा रहा है, डिप्लोमा के बाद कहाँ जा रहा है और डिग्री के बाद कहाँ जा रहा है, इसका असेसमेंट नहीं हो पाएगा और हम इस शिक्षा नीति का पूरा आउटकम नहीं निकाल पाएंगे। आउटपुट भले ही निकल जाए, आउटकम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा था कि यदि इसको हमें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम लोग केवल एग्जीक्यूशन के एंड पे हैं कि नई शिक्षा नीति को यदि एग्जीक्यूट करना है तो ये एक डिमांड है कि हमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। अभी हमें एक मौका लगा था कि जब मैं नैक की टीम के लिए नैक के प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ बेंगलोर गया हुआ था, तो वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की और भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये बात रखी कि हमने इतना ग्रेडिंग ले लिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप उतने संसाधन नहीं देते हैं। तो हमने वहाँ एक बात कही थी कि यदि हमारे पास आप लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जैसे संसाधन आपके पास वही संसाधन मेरे पास हो, तो हम भी उसी तरह एक्सेल करेंगे, शायद उससे बेटर भी। तो इससे ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये एक्सपेक्टेशन और किया जाता है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हमारे वॉइसेस को
और हमारे कंसर्न्स को, जो हम लोग गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, क्योंकि हम उनके लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं, तो हमारे वॉइसेज और कंसर्न को पोस्ट फैक्टो न लेकर के आप उसको डिफैक्टो इंक्लूड करिए, आप उसको देखिए कि हमारे कंसर्न क्या है, क्योंकि हम भी आपको कई ऐसे माइलस्टोन हैं जिससे आपको अवगत करा सकते हैं। दूसरा ये था कि जैसा हमने बताया कि ब्लेंडेड टीचिंग वाले में, तो इसी में हम एक पैराफ्रेज बहुत अच्छा हमें मिला कि हाइब्रिड लर्निंग हैज चेंज्ड द आर्ट ऑफ पॉसिबल, कि हाँ अब पॉसिबिलिटी जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू या हाइब्रिड लर्निंग के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। फ्लिप्ड लर्निंग का हो ही गया। दूसरा ये था कि एक वी शुड क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, और इनोवेशन का एक एग्जाम्पल आज हम अपने महाविद्यालय का जो प्रस्तुतिकरण है ये इनोवेशन के ही तहत है कि हम लोग इसको कर पाए। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं कि बहुत रिसेंटली, शायद 1-2 दिनों के अंदर ही हमें 2 या 3 फैकल्टीज और हमें मिली, हमारा स्ट्रेंथ और बढ़ा, और ये बहुत सराहनीय है कि वो पहुंचते ही यहाँ हम में ऐसे समा गए और इन चीजों को इतनी तरह से नियोजित किया कि आज प्रेजेंटेशन इतना सक्सेसफुल 2 प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। एक हम इसे गूगल मीट पे हैं और हम लोग साथ साथ यूट्यूब लाइव पर भी हम लोग चल रहे हैं और वहाँ काफी अच्छी उपस्थिति है। दूसरा कि जो हमारा कॉम्पिटेंस बेस्ड असेसमेंट है, देखिए हम लोग एज अ कॉलेज क्या कर सकते हैं कि हमेशा टीचर जब पढ़ाता है तो उसकी नज़र में फास्ट लर्नर के लिए तो एक कंसर्न होता ही है कि ये बच्चा बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन एक शंका ये होती है कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो जो लास्ट स्टूडेंट है हमारा, उसकी ओर भी हमारा कंसर्न रहता है। ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तभी हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हम यहाँ पर पीरियोडिक बच्चों का पीरियोडिक काउंसलिंग और प्रॉपर मेंटरिंग करें। मेंटरिंग एमबीपीजी जैसे महाविद्यालय में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यदि संख्याओं का डिलिमिटेशन हो जाता है, जैसा कि माननीय सेमवाल जी के रिट में था कि मानक से अधिक बच्चे नहीं होंगे, तो मानकानुसार यदि हमें इनटेक मिलता है तो हम मेंटरिंग और काउंसलिंग, पीरियोडिक काउंसलिंग होना चाहिए और मेंटरिंग, वो क्योंकि मेंटरिंग इतना आवश्यक है तो एक जो मेंटर है वो अपने अधीन जितने बच्चे उसके हैं उसके पूरे क्रेडिट स्कोर को मैनेज करता है और उसको ये हमेशा अलर्ट करता है कि तुम्हारा क्रेडिट नहीं बन पाएगा, तुम आगे आओ, तुम ये कोर्स कर लो, तुम वो कोर्स कर लो। ये बहुत जरूरी चीज है। और जैसा हमने बताया कि जो हमारा एक ये था कि डिजिटल संसाधन से ज्यादा जरूरी है कि उन संसाधनों के प्रति हमें जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेक्विजिट होना चाहिए, वो है कि हमें भी अप स्किलिंग और री स्किलिंग की जरूरत है। हमें भी बहुत कुछ नहीं आता, तो हमें भी हमारा भी अप स्किलिंग होना है, क्योंकि एक जो प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट है, हमें भले ही नॉलेज हो अपने विषय का, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है हमारा, वो प्रेजेंटेशन हमारा हमेशा अच्छा नहीं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो प्रेजेंटेशन अपग्रेड करने के लिए हमें अपस्किलिंग और रीस्किलिंग हमारी होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक तो ये था कि जो हमारा, क्योंकि ये एक डिस्क्लेमर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी दिया गया है कि जो हमारा करिकुलम है उसमें लगातार चेंजेज आते रहेंगे ताकि नए नए डिमांड्स को, वहाँ पे नए नए एक्सपेक्टेशंस को उसको समावेशित किया जा सके। तो ये बनाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो सिलेबस हो वो इंडस्ट्री और मार्केट डिमांड्स को ध्यान में अवश्य रखें ताकि उसको प्रासंगिक बनाया जा सके और एनईपी का जो हार्ट है, जो उसका स्पिरिट है, उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह फुलफिल कर पाए। इस श्रृंखला में हम लोग 2-3 सीरीज के माध्यम से हम जरूर आते रहेंगे और आपके प्रोत्साहन की बहुत उम्मीद है। एक हम लोग स्वयं और मूक्स पर हैं, उसके लिए हम एक लाएंगे, और एक CBCS एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके एनालिसिस के लिए, ताकि जब हमारा प्रवेश हो जाए तो उस प्रवेश के बाद हम उसको ये प्रवेश के बाद इन स्लाइड्स के माध्यम से बच्चों को भी सेंसिटाइज करेंगे और हम लोग भी आपस में सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखने की जरूरत पहले हमें है कि भाई यदि इस NEP के प्रावधानों को जो
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत सालों से चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, तो उन्हें कम प्रयास करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें मौलिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। इन मौलिक प्रयासों में यदि हमारे पास वेंटिलेशन होता है, जहाँ जहाँ इंटरफेस है, इंटरफेस एक टीचर का स्टूडेंट के साथ एक इंटरफेस है, एक फैकल्टी का कंसर्न कॉलेज के साथ इंटरफेस है, एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी के साथ इंटरफेस है, और एक यूनिवर्सिटी का सरकार के साथ इंटरफेस है। तो ये जितने इंटरफेशियल बॉर्डर्स हैं, उनका सिल्वर लाइनिंग, वहाँ पे कम्युनिकेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है, तभी इस एनईपी को हम अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फर्दर यदि हमारा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो कम से कम आप एक थम्स अप तो जरूर हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटा सा प्रयास था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने अपने सारगर्भित संबोधन में आज की कार्यशाला से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं का समावेश किया और अपनी कुछ इच्छाएं भी विश्वविद्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर इच्छाओं को व्यक्त किया। हमें शासन प्रशासन से ये साहस प्रदान हुआ कि हम इस बात को रख पाए, और चूंकि महाविद्यालय स्तर पर जितने भी समस्त गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, मैं उन सब के प्रति हमारी जो टीम है, उस टीम का यहाँ पर प्रश्नकाल से पहले उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक सफल समूह का होना बहुत अनिवार्य है। इसके विभिन्न पहलू हैं। हमारे प्रश्न संकलन में डॉक्टर सूरज गुप्ता अंग्रेजी विभाग, डॉक्टर नम्रता पांडे रसायन विज्ञान विभाग, डॉक्टर सुरजीत कंडारी शिक्षा शास्त्र, तकनीकी व्यवस्था को संभाल रहे हैं डॉक्टर गुंजन माथुर कंप्यूटर विभाग, डॉक्टर ऋषभ तोमर वाणिज्य विभाग, डॉक्टर सुरेश चंद्र जोशी जंतु विज्ञान विभाग, और हमारे वरिष्ठ सहायक श्री हिमांशु शर्मा। कार्यक्रम के जनसंपर्क एवं प्रसार और अनुप्रसार के विभाग को संभाल रहे हैं अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर उषा पोखरिया, संस्कृत विभाग से डॉक्टर महेश शर्मा, और भौतिक विज्ञान विभाग से डॉक्टर कंचन जोशी, समाजशास्त्र विभाग से डॉक्टर खुशबू आर्या, और फोटोग्राफी व्यवस्था ऑडियो और वीडियो को संभाल रहे राजनीति विज्ञान से डॉक्टर कमलेश कुमार, भूगोल विभाग से डॉक्टर राहुल कुमार। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त सम्मानित विद्वान एवं विदुषी प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रश्नकाल के अंतर्गत हमारे पास अनेक प्रश्न उपस्थित हुए हैं। मैं उन प्रश्नों का उल्लेख प्राचार्य महोदय के सम्मुख करने जा रहा हूं। एक प्रश्न है चंपावत से धीरज गढ़कोटी पूछ रहे हैं, क्या ये नियम पुरानी शिक्षा नीति से पढ़ रहे छात्रों पर भी लागू होगा? जो अभी वर्तमान में स्नातक कर रहे हैं उनके लिए इस नई शिक्षा नीति का क्या लाभ है? नहीं, ये पुराने छात्रों पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इंडक्शन प्रोग्राम हम चला रहे हैं, और इंडक्शन का मतलब कि ये एंट्री लेवल पे ही लगेगा। जो कोर्सेज पहले से चले आ रहे हैं वो उसी माध्यम से चलते रहेंगे। नए कोर्स पर उन कोर्सों पे नई शिक्षा नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी महोदय, अगला प्रश्न है आशीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं, एक ही फैकल्टी होने पर मेजर 3 और माइनर का चयन कैसे किया जाएगा? हाँ, ये प्रश्न इसमें बहुत कंजेक्चर है कि यदि एक ही फैकल्टी एकल संकाय वाला यदि महाविद्यालय है तो उस महाविद्यालय में वो माइनर इलेक्टिव का चयन कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने प्रावधान दिया है, वो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि वो ऑनलाइन के माध्यम से या स्वयं पोर्टल के द्वारा वो माइनर इलेक्टिव कोर्स वहाँ पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसमें जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से उसमें सब्जेक्ट और ऑनलाइन दोनों की संभावनाएं दी गई हैं, लेकिन इसको प्रासंगिक बने रहने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में इसका संशोधन। एक ही फैकल्टी होने पर